तो चलिए बच्चों, आज के लेक्चर में हम मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर पढ़ने वाले हैं। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर एक किस्म का गैल्वेनोमीटर ही होता है और गैल्वेनोमीटर की नेचर होती है करंट को डिटेक्ट करने की और उसको मेजर करने की। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो अ गैल्वेनोमीटर, तो ये भी करंट को डिटेक्ट और मेजर किया करेगा। पर ये एक स्पेशल किस्म का गैल्वेनोमीटर है, इसमें हम करंट की मेजरमेंट और डिटेक्शन कॉइल को रोटेट करवा के करेंगे। ठीक है, हम ये बात अब बड़े अच्छे से जान चुके हैं कि जब भी कभी भी किसी भी करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाता है, मतलब किसी भी करंट कैरिंग कॉइल, लेट अस सपोज मेरा हाथ एक करंट कैरिंग कॉइल है, इसके इस पर अगर आप एक नॉर्थ पोल रख दो, इधर आप एक साउथ पोल रख दो, तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आ रही हैं, अगर वो इस कॉइल के ऊपर प्लेस करेंगे ना, तो इस कॉइल के ऊपर रोटेशन आ जाएगा, ये कॉइल रोटेट करने लगेगा। ठीक है जी, और ये बात हम सभी जानते हैं कि अगर कोई भी बॉडी रोटेट करती है तो दैट मीन्स उस बॉडी के ऊपर टॉर्क आ गया। तो अगर मैं पूरी बात आपको बताऊं तो वो ये है कि किसी भी करंट कैरिंग कॉइल को जब मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाता है तो उसके ऊपर रोटेशन होता है, उसके ऊपर टॉर्क आ जाता है, और उसी टॉर्क की हेल्प से हम आज के लेक्चर में करंट को डिटेक्ट करेंगे, करंट को मेजर करेंगे। हम ये पता करेंगे कि कैसे इसकी रोटेशन ही इसके बनने वाले करंट की रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है जी, ओके। तो वन बाय वन सारी बातें हम करेंगे। करंट कैरिंग कॉइल जो इसके अंदर हमने रखा है, इसी प्रिंसिपल के ऊपर हमारा पूरा का पूरा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर काम करता है। ठीक है जी, तो ये जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का क्वेश्चन है, ये आपको दो तरीके से देखने को मिल सकता है। एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन ही आ सकता है 5 नंबर में, या फिर इसके कंसेप्चुअल या न्यूमेरिकल्स भी आपको आ सकते हैं। अगर कोई बच्चा पूरे के पूरे लेक्चर को एकदम ध्यान से सुनेगा, ठीक है, तो न्यूमेरिकल्स और कंसेप्चुअल्स में उसको कोई परेशानी नहीं होगी, बड़े आराम से बनेंगे। ठीक है जी, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, इसकी इंट्रोडक्शन लिख लेते हैं। इंट्रोडक्शन के अंदर हम यही बोल सकते हैं कि ये एक किस्म का गैल्वेनोमीटर है विच इज यूज्ड टू डिटेक्ट करंट और मेजर करंट। ठीक है, दिस इज यूज्ड टू डिटेक्ट और मेजर करंट। ठीक है, ओके। दूसरी बात, ये कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है। ठीक है, एक बात अपने दिमाग में बिठा लेना, ये सिर्फ टॉर्क वाले प्रिंसिपल्स पे ही काम करता है, मतलब इसके कॉइल के ऊपर जो टॉर्क जनरेट होती है ना, ये उन्हीं प्रिंसिपल्स पे ही काम करता है। ठीक है, तो इसके प्रिंसिपल्स को अगर हम लिखना चाहें तो हम ऐसा लिख सकते हैं, अ करंट कैरिंग कॉइल, ये करंट कैरिंग कॉइल जिसको हमने इसके बीच में प्लेस कर दिया, ठीक है, विच इज प्लेस्ड in between the magnetic poles experiences torque। ठीक है, तो अगर आप ये प्रिंसिपल लिख देते हो तो ये 101% श्योर है। आपसे 1 मार्क्स में ये भी पूछ सकते हैं कि कौन से प्रिंसिपल पे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर काम करता है, तो आप बोलोगे करंट कैरिंग कॉइल के ऊपर टॉर्क इन्फ्लुएंस होती है, उसके प्रिंसिपल्स पे काम करता है। ठीक है जी, अब ये जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है ना, ये बड़ा ही स्पेशल किस्म का डिवाइस है। इसकी स्पेशलिटी को डिस्कस हम अभी करने जा रहे हैं। ठीक है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में मान लिया जाए मैंने एक तरफ नॉर्थ पोल लगा दिया, दूसरी तरफ साउथ पोल लगा दिया। जैसे ही मैं इसके अंदर एक करंट कैरिंग कॉइल को प्लेस करूंगा, ठीक है, करंट कैरिंग कॉइल के अंदर किसी डायरेक्शन में करंट जा रहा है, मान लिया जाए इसके अंदर इस डायरेक्शन में ऐसे करंट जा रहा है। ठीक है, और ये एक टर्मिनल बन गया और ये दूसरा टर्मिनल बन गया। मैंने इन टर्मिनल्स को नाम दे दिया टर्मिनल नंबर 1 एंड टर्मिनल नंबर 2। बेटा एक बात आप जान चुके हो कि जब मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल के ऊपर पड़ेगी ना, इस करंट कैरिंग कॉइल के ऊपर पड़ेगी, तो ये करंट कैरिंग कॉइल टॉर्क एक्सपीरियंस करता है। वो टॉर्क हमने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखी हुई है, दैट टॉर्क इज इक्वल टू बिना साइन थीटा। आप याद ही रख सकते हो इस नाम से, बिना, बी फॉर मैग्नेटिक फील्ड,
ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड, I फॉर करंट, N फॉर नंबर ऑफ टर्न्स एंड A फॉर एरिया ऑफ कॉइल। ठीक है जी। तो लेट अस सपोज इफ दिस इज अ कॉइल, इस कॉइल का एरिया ये माना जाएगा, और आप हमेशा याद रखो कि एरिया की डायरेक्शन हमेशा क्या होती है, उसकी सरफेस के परपेंडिकुलर। ठीक है ना। तो आई मीन टू से अगर ये एक एरिया है, इसकी डायरेक्शन आप इसके परपेंडिकुलर मतलब इसके नॉर्मल वेक्टर से डिनोट करोगे। तो नॉर्मल वेक्टर इज बेसिकली एरिया वेक्टर। ठीक है जी। तो समझ गए अच्छे से बात। तो ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड है। इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब हमने कॉइल को रखा तो ये कॉइल टॉर्क एक्सपीरियंस करता है। अब टॉर्क कौन कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड कर रही है, ध्यान से देखने वाली बात है। ये जो हमारा टॉर्क है ये BINA sin थीटा है। दैट मीन्स ये मैग्नेटिक फील्ड, करंट, नंबर ऑफ टर्न्स, एरिया एंड साइन थीटा, ये कुल मिला के 5 फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर हमारी टॉर्क यहाँ पर डिपेंड कर रही है। ठीक है। एक बात आपको कॉमनली पता है कि हम यहाँ पर अपने मैग्नेटिक पोल्स को बदलने वाले नहीं है, ये सेम रहेंगे। ठीक है। तो अगर बेटा हमारे मैग्नेटिक पोल सेम रहेंगे तो उनके द्वारा क्रिएट की जाने वाली हमारी मैग्नेटिक फील्ड भी क्या रहेगी, सेम। ओके। अगली बात, ये जो करंट है, ये करंट हमने एक्सटर्नल सोर्स से दी है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसके साथ में कोई बैटरी लगाई होगी या समथिंग लाइक दैट, तो उधर से हमें ये करंट प्राप्त हो रही है। तो ये करंट जो है ये हो सकता है चेंज हो जाए, मतलब अगर मैं बड़ी बैटरी लगा दूं एक्सटर्नल सोर्स में तो ये करंट चेंज हो जाए। ठीक है। अगली बात, तो मतलब करंट चेंज हो सकता है, करंट कांस्टेंट नहीं है। तो अगर करंट कांस्टेंट नहीं है तो मैंने इसके ऊपर छोटा सा क्रॉस लगा दिया। ये जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं ये बेसिकली है क्या, अब ऐसा मानकर चलिए कि हमने एक सॉफ्ट आयरन का रॉड लिया। लेट अस सपोज ये एक सॉफ्ट आयरन का पीस है। सॉफ्ट आयरन का पीस हम इसलिए लेते हैं क्योंकि सॉफ्ट आयरन को जब मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो इसके जो एटम्स होते हैं ना, वो मैग्नेटिक फील्ड की ही डायरेक्शन में बहुत जल्द ओरिएंट हो जाते हैं, उनको ज़्यादा आपको एनर्जी नहीं लगानी पड़ती। तो मैंने बेसिकली क्या किया, एक सॉफ्ट आयरन का पीस लिया। एक सॉफ्ट आयरन के पीस के ऊपर हमने कॉपर की वायर को ऐसे लपेट दिया। ठीक है। हम अपनी मन मर्जी से बहुत सारे टर्म्स इसको दे सकते हैं। जितने भी टर्म्स हमने दिए मैंने उन टर्म्स को किससे डिनोट किया हुआ है, N से डिनोट किया हुआ है। ठीक है। तो आप एक चीज देखो कि ये जो सॉफ्ट आयरन का पीस मैंने इसके बीच में रखा है, ये रेक्टेंगुलर पीस है मेरे पास में, जनरली रॉड होती है, सर्कुलर रॉड होती है। ठीक है। तो सर्कुलर रॉड के ऊपर हम इस तरह से वायर को लपेटते हैं और उसको हम कॉइल बोल सकते हैं। ठीक है। तो इस सॉफ्ट आयरन के ऊपर मैंने जितने भी टर्न्स लगाए हैं अपनी वायर के, वो कभी भी चेंज होने वाले नहीं हैं। तो दैट मीन्स ये नंबर ऑफ टर्न्स भी क्या रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा। अगली बात, अगर ये नंबर ऑफ टर्न्स कांस्टेंट रहेंगे दैट मीन्स हम टर्न्स को कुछ चेंज कर ही नहीं रहे हैं, तो उनका एरिया भी कम ज्यादा कैसे होगा, वो भी क्या होगा, कांस्टेंट ही होगा। तो ये एरिया भी क्या होगा, कांस्टेंट। अब अगली चीज क्या है, ये थीटा, ये थीटा। ठीक है। अब इस थीटा के बारे में थोड़ी सी डिस्कशन करनी पड़ेगी। अभी हुआ क्या कि जब मैंने इस कॉइल को ऐसा रखा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर से ऐसी आ रही थी, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जिसके ऊपर पड़ रही थी ऐसे, मतलब इधर मैंने नॉर्थ पोल रखे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे आ रही थी। जैसे ही हमारा ये कॉइल टर्न किया तो इस पर पड़ने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का एंगल इस कॉइल के एरिया के साथ में क्या हो गया, चेंज हो गया। एक बार फिर, ये कॉइल जब ऐसे हमने रखा था तो इसके एरिया की डायरेक्शन कौन सी थी, परपेंडिकुलर। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जैसे आ रही थी, एरिया की डायरेक्शन ऐसी थी, तो ये परपेंडिकुलर था। अब लेट अस सपोज मैंने इस कॉइल को ऐसे टर्न कर दिया, अब एरिया की डायरेक्शन बन गई है, तो मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास आ रही है ये, तो अब ये जो एंगल है बेटा ये 90 डिग्री नहीं रहा। ठीक है। तो हमने ये चीज नोटिफाई की कि ये एंगल भी चेंज हो रहा है, ये कांस्टेंट नहीं है, और जो चीज कांस्टेंट नहीं है मैंने उनके ऊपर पहले ही क्रॉस लगा दिया। तो मतलब इस कॉइल के ऊपर टॉर्क जो जनरेट होगी वो दो चीजों से इफेक्टेड होगी, एक तो करंट और दूसरा एंगल, क्योंकि बाकी के सारे क्या हैं, कांस्टेंट है। ठीक है। ओके। तो हम ऐसा चाहते हैं कि हमारा ये जो कॉइल है ये एंगल पर डिपेंड ना करे, मतलब एंगल भी इसके लिए क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए। एंगल बदलने से हमारा टॉर्क ना बदले। हम ये चाहते हैं कि हमारा ये जो कॉइल है ना, ये कॉइल जितने मर्जी एंगल पर घूमे इस पर हर समय एक जैसी ही टॉर्क लगती रहे।
तो मतलब एंगल चेंज होने से ये कॉइल का टॉर्क ना चेंज हो, ऐसा हम चाहते हैं। ठीक है, अब इस चीज के लिए हमने क्या किया, हमने अभी हमारे पास में ये नॉर्थ पोल था और ये साउथ पोल था, ये जनरली हमने बार मैग्नेट्स लगाए हुए थे। ठीक है, अब आप जानते हो बार मैग्नेट्स की शेप्स कैसी होती हैं। ये बार मैग्नेट की ऐसे की शेप होती है। ठीक है, मैं ये चाहता हूं कि ये बार मैग्नेट जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस कर रहे हैं ना, ये सीधी सीधी ना करे, तो मैंने क्या किया, मैंने एक सॉफ्ट आयरन का पीस लिया इस तरह का, ऐसे। ये सॉफ्ट आयरन के पीस को हमने इसके आगे क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। समझ चुके हो आप बात। जैसे फॉर एग्जांपल इनिशियली ये हमारे पास में बार मैग्नेट था, इस बार मैग्नेट के आगे फॉर एग्जांपल ये नॉर्थ पोल था इस बार मैग्नेट का, ये ऐसे का दिखता था एकदम रेक्टेंगुलर, तो इसके आगे मैंने ऐसे कर्व करके सॉफ्ट आयरन के पीस को अटैच कर दिया, पेस्ट कर दिया यहाँ पे। तो अब ये पता कैसा दिखता है, अब ये ऐसा दिखता है जैसे हम सिलेंडर को बीच में से काट दें और बीच में से उसका कर्वेचर क्रिएट हो जाए। समझ गए मेरी बात। तो इसीलिए मैंने ऐसे की शेप यहाँ पर डेवलप की है, मतलब ये इस तरह का हमारा मैग्नेट दिखने लगे। समझ गए, मतलब एक्चुअल में ये था नॉर्थ पोल, ये मैंने इसके आगे जो अटैचमेंट की है, ये इसके आगे जो मैंने अटैचमेंट की है, ये सॉफ्ट आयरन की कर दी। ठीक है, सॉफ्ट आयरन की हमने क्यों किया अटैचमेंट, इसलिए की है क्योंकि सॉफ्ट आयरन के डोमेन्स बहुत जल्द ही ओरिएंट हो जाते हैं। तो ये जो नॉर्थ पोल है, ये अपनी मैग्नेटिक फील्ड जो फैलाना चाहते हैं ना, सॉफ्ट आयरन, उसमें कोई भी रुकावट नहीं बनेगा। तो इसलिए मैंने सॉफ्ट आयरन का ऐसे कर्वेचर उस नॉर्थ पोल के साथ में पेस्ट आउट कर दिया। ठीक है जी, ओके। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको समझ आ चुके हैं, अब अगली बात करते हैं। अब आप समझ चुके हो कि ये जो मैंने डायग्राम ऑलरेडी बनाकर रखा हुआ था, इस डायग्राम में मैंने ये कर्वेचर क्यों दिया। तो कर्वेचर बेटा मैंने इसलिए दिया है क्योंकि एक्चुअल में तो नॉर्थ पोल इतना ही है और साउथ पोल एक्चुअल में इतना ही है, ये आगे मैंने पेस्टिंग की हुई है। अब आप सबके दिमाग में ये चल रहा होगा, सर ये पेस्टिंग की क्यों है। ठीक है, अब इस पेस्टिंग की वजह मैं समझाता हूं। मान लिया जाए टॉप व्यू इसका आप जरा देखो। ठीक है, ये जो कॉइल्स हैं, अब आपको ये भी समझ में आ गया, ये कॉइल्स मैंने बेसिकली लपेटे हुए हैं। ठीक है, ये इस तरह से मैंने कॉइल्स लपेटे हुए हैं किसी भी सॉफ्ट आयरन के पीस के ऊपर। जैसे अभी मैंने आपको बताया ना कि ये रॉड की शेप का होता है हमारे पास, ये ऐसे की रॉड की शेप का होता है और इस रॉड की शेप के ऊपर हम ऐसे वायर को लपेटते हैं, इसको हम बोलते हैं कॉइल। ठीक है, अब इसके टॉप व्यू को जरा हम देखते हैं। ओके, तो बेटा टॉप व्यू में आप ये चीज नोटिस करते हो, ये पेपर में बनाकर आना पड़ेगा आपको टॉप व्यू। ठीक है, ध्यान से समझना। टॉप व्यू में आप देखते हो कि ये हिस्सा है नॉर्थ पोल का, ये हिस्सा है साउथ पोल का। ठीक है, और इसके बीच में ये वाला हमारे पास में सॉफ्ट आयरन है जिसके ऊपर हमने ऐसे वायर्स को लपेटा हुआ है। समझ गए। अब ये है हमारा टॉप व्यू जो हमें दिख रहा है। अब ये जो टॉप व्यू बेटा आपको दिख रहे हैं ना, इस टॉप व्यू में एक चेंजेस आ जाएंगे। ठीक है, ये था हमारा टॉप व्यू। ठीक है, इनिशियली जब हमने स्ट्रेट बार मैग्नेट्स रखे थे, वो अपनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ऐसे सीधा ही करते थे। अब एक रूल होता है कि जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल में जाती हैं, वो हमेशा पोल्स के परपेंडिकुलर होती हैं। किसके परपेंडिकुलर होती हैं? पोल्स के। ठीक है, तो ये जो नॉर्थ पोल से निकलने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, वो इस जगह से ऐसे निकलेंगी, इस जगह से ऐसे निकलेंगी, इस जगह से ऐसे निकलेंगी। गॉट इट। और ये साउथ पोल के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही हैं, वो यहाँ पर ऐसे जाएंगी क्योंकि परपेंडिकुलर ऐसे बन रहे हैं, यहाँ पर ऐसे जाएंगी और यहाँ पर ऐसे जाएंगी। आई होप सो ये आपको समझ में आ गया। अब जब हम ऊपर से इस चीज को देख रहे हैं तो हमें बीच में इसके कॉइल दिखाई पड़ेंगे। ठीक है, ये कॉइल है जिस कॉइल के ऊपर वायर ऐसे लपेटी हुई है। ठीक है, ओके। तो होगा क्या, जब ये कॉइल हमारा रोटेट करेगा
ठीक है। जब ये कॉइल बेटा हमारा रोटेट करेगा तो कभी हमारा कॉइल ऐसा दिखाई पड़ेगा, कभी हमारा कॉइल ऐसा दिखाई पड़ेगा और कभी हमारा कॉइल ऐसा दिखाई पड़ेगा। समझ गए ना? ओके, तो ये बात आप समझ गए। अब ये सॉफ्ट आयरन है। सॉफ्ट आयरन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का हमेशा ही फेवरेट होता है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा ही सॉफ्ट आयरन कोर में से पास होने के लिए तैयार होती हैं। ये बात अपने दिमाग में बिठा लो, ठीक है। तो होगा क्या, जैसे ही ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे जाएंगी तो ये सीधा जाने की कोशिश करेंगी, पर ये वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी इधर आ रही हैं और ये वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी इधर आ रही हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अपने नियमों के एकदम पक्की होती हैं, ये कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती। तो क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है तो ये इधर से ऐसे टर्न ले लेगी और ऐसे चली जाएगी, ये इधर से ऐसे टर्न ले लेगी और ऐसे चली जाएगी, और ये इधर से ऐसे सीधा ही जाएगी। तो अब जरा आप देखो, अगर मैं इसको ऐसा छुपा दूं, क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सेंटर से आ रही हैं? ठीक है, और ऐसा लग रहा है कि ये सेंटर की तरफ जा रही हैं। तो बेसिकली इस कॉइल के बाहर से ऐसा लगता है कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक तरह से इस कॉइल के सेंटर से आ रही हैं। तो इसीलिए हम इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को नाम देते हैं रेडियल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्या नाम देते हैं? रेडियल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो अगर कोई भी आपसे ऐसा पूछे कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में ये सिलेंड्रिकल मैग्नेट्स क्यों बनाए जाते हैं सॉफ्ट आयरन कोर को जोड़कर, तो आप उनको यही जवाब दोगे, ताकि रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बन जाए। मेरी बात को याद रखना, ताकि रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बन जाए, इसीलिए ये सॉफ्ट आयरन कोर को जोड़कर हम यहां पर सिलेंड्रिकल मैग्नेट्स बनाते हैं। अब जरा आप ये चीज देखो कि जब हमारा कॉइल ऐसा है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है और ऐसे बाहर को निकल रही है। तो हमारा कॉइल और ये मैग्नेटिक फील्ड का जो प्लेन है ये सेम डायरेक्शन में हो गया। ओके, जब हमारा कॉइल घूमकर ऐसे गया, ऐसा हो गया, जब हमारा कॉइल ऐसा हो गया, ये मैं ब्लू पेन से बनाता हूं जरा कॉइल्स को। जब हमारा कॉइल बेटा ऐसा था तो मैग्नेटिक फील्ड उसी की ही डायरेक्शन में थी। जब हमारा कॉइल ऐसा हो गया तो अब भी मैग्नेटिक फील्ड उसी की ही डायरेक्शन में है। जब हमारा कॉइल घूमकर ऐसा हो गया तो अब भी मैग्नेटिक फील्ड उसी की ही डायरेक्शन में है। ठीक है, तो हमें फायदा क्या हुआ? हमें रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का फायदा क्या हुआ? हमें बेटा रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का ये फायदा हुआ कि चाहे हमारा कॉइल ऐसा रहे, चाहे हमारा कॉइल ऐसा रहे, चाहे हमारा कॉइल ऐसा रहे, मैग्नेटिक फील्ड हमेशा उसी की ही डायरेक्शन में होती है। समझ गए ना मेरी बात? अब अगली बात करते हैं। एक्चुअल में ये मैं टॉप व्यू देख रहा हूं, ठीक है। तो ये जो कॉइल है ये पूरा का पूरा ये ऐसा सिलेंडर है और ये कॉइल ऐसा लपेटा हुआ है। समझ गए ना? तो अगर मैग्नेटिक फील्ड और मेरे कॉइल की डायरेक्शन क्या हो गई? सेम हो गई। ठीक है, आई मीन टू से मेरा कॉइल भी ऐसा है और मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसी है। तो हम क्या देखेंगे कि ये कॉइल की डायरेक्शन कौन बताता है? इसका नॉर्मल। कोई भी एरिया की डायरेक्शन कौन बताता है? इसका परपेंडिकुलर, मतलब इसका नॉर्मल। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन जैसे जा रही हैं तो वो नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर के क्या हो गई? 90 डिग्री पे हो गई। ठीक है बेटा, तो अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर के 90 डिग्री पर हो गई तो हम क्या बोलेंगे? हम ये बोलेंगे कि ये साइन थीटा हमेशा कितना रहेगा? 90 डिग्री रहेगा और इसकी वैल्यू हमेशा कितनी रहेगी? 1 रहेगी। ठीक है ना? तो एक बार फिर फटाफट क्विकली देखेंगे। जब हमारा कॉइल ऐसा है तब मैग्नेटिक फील्ड और एरिया की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड और प्लेन सेम डायरेक्शन में है। मतलब अगर मैग्नेटिक फील्ड और प्लेन सेम डायरेक्शन में है तो मतलब कॉइल ऐसा होगा, कॉइल का प्लेन ऐसा होगा और मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसी ही होगी। तो यदि बेटा कॉइल का प्लेन ऐसा है और मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसी ही है तो कॉइल की डायरेक्शन कौन सी होगी? इसके नॉर्मल की डायरेक्शन। तो नॉर्मल की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपस में 90 डिग्री बनाएगी। ठीक है, तो इसी तरह से जब हमारा कॉइल ऐसा घूमा और ये ऐसा हो गया तो भी मैग्नेटिक फील्ड और हमारा जो कॉइल है वो सेम डायरेक्शन में हो गया। मतलब फिर दोबारा ये प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में हो गया, मतलब ये प्लेन 90 डिग्री का एंगल बनाने लग गया। तो हमने ये चीज नोटिस की कि हमारा कॉइल जितना मर्जी घूम ले, जितना मर्जी उसका एंगल चेंज हो जाए, हर समय उसके साइन थीटा की वैल्यू कितनी रहेगी? 1 ही रहेगी, क्योंकि उसका एंगल कितना बनता रहेगा? 90 डिग्री ही बनता रहेगा। ठीक है,
तो यहां से ये बात क्लियर हो गई कि एट एवरी लोकेशन नाउ आवर टॉर्क इज इक्वल टू BINA। ओके, अब एक चीज और है, हम अभी अभी नोटिस करके हटे थे कि करंट और ये थीटा, ये दो चीजें बदल रही थी। थीटा को तो हमने कंट्रोल कर लिया, करंट को भी हम कंट्रोल कर लेंगे, हम करंट को भी नहीं बदलेंगे क्योंकि करंट तो हमारे कंट्रोल में है ना, हम बड़ी बैटरी नहीं लगाएंगे तो करंट नहीं बदलेगा। ठीक है, तो दैट मीन्स हमने इस टॉर्क को क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया, हमने इस टॉर्क को कर दिया सेम। तो अभी अभी आपने ये चीज समझी कि हमारा कॉइल जितना मर्जी घूमता रहे, उसके घूमने से उस पर लगने वाली जो टॉर्क है, जो बाहर की मैग्नेटिक फील्ड उस पर लगने वाली टॉर्क बना रही है, वो टॉर्क नहीं बदलेगी, वो टॉर्क हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है जी, ओके। तो अगर उस पर लगने वाली टॉर्क सेम रहेगी, हमने क्या किया, हमने ये कॉइल के ऊपर एक स्ट्रिप लगा दी। मतलब हमें ये कॉइल को किसी से तो अटैच करना ही पड़ेगा ना, उसको हमने जिस मटेरियल से अटैच किया वो बहुत ही फ्लेक्सिबल मटेरियल लिया। ठीक है, और वो फ्लेक्सिबल मटेरियल हमने बनाया फॉस्फोर एंड ब्रॉन्ज से। ठीक है, मतलब एक पत्ती बना ली फॉस्फोर एंड ब्रॉन्ज की। तो होगा क्या, जब ये अटैच्ड कॉइल ये फॉस्फोर एंड ब्रॉन्ज से ऐसे घूमेगा तो ये फॉस्फोर एंड ब्रॉन्ज में बल आ जाएगा। ठीक है, इसमें टैंगलिंग होगी, उस टैंगलिंग के कारण भी ये फॉस्फोर एंड ब्रॉन टूटेगा नहीं। ठीक है, और इसके नीचे वाली साइड पर हमने स्प्रिंग लगाया। ठीक है जी, ये बेटा जो स्प्रिंग हम लगाते हैं ना, ये बेहद पतला स्प्रिंग लगाते हैं। इसलिए हम पतला स्प्रिंग लगाते हैं ताकि मल्टीपल रोटेशंस होने के बाद भी इसमें बहुत ज्यादा रिस्टोरिंग फोर्स ना क्रिएट हो। ठीक है, मतलब ऐसा भी ना हो कि इतना हार्ड हमने स्प्रिंग लगा दिया कि 4 चक्कर लगाए और वो स्प्रिंग की वायर ही टूट गई। ठीक है ना, तो हम पतला स्प्रिंग लगाते हैं, जितना हमारा स्प्रिंग पतला होगा उतने ही रोटेशंस आने के बाद वो टूटेगा नहीं, वो वापस अपनी जगह पर आ जाएगा और वैसा ही रहेगा। ठीक है, तो ये ऊपर फॉस्फोर एंड ब्रॉन्ज स्ट्रिप एंड नीचे हेयर स्प्रिंग, मतलब बाल के समान पतली वायर से बना हुआ हमने स्प्रिंग लगा दिया। ये दो चीजों को हमने अटैच किया। अब एक बात आप समझ चुके हो कि पूरे के पूरे रोटेशन में टॉर्क बदलने वाली नहीं है, पर जब ये घूमेगा कॉइल तो ये ऊपर लगने वाली स्ट्रिप और नीचे लगने वाला जो स्प्रिंग है, ये इस कॉइल के ऊपर रिस्टोरिंग फोर्स क्रिएट करेगा। अब जरा इस चीज को एनालाइज करके देखो कि जब भी कभी भी हम किसी भी स्प्रिंग को घुमाते हैं, किसी भी स्प्रिंग को टाइट करते हैं, तो वो स्प्रिंग वापस अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करने के लिए एक रिस्टोरिंग फोर्स क्रिएट करती है। समझ गए ना? ओके, तो हमने क्या देखा, हमने देखा हम जितने ज्यादा इसके टर्न्स लगाएंगे, जितना ज्यादा हम इस कॉइल को घुमाएंगे बेटा, उतना ही ये स्प्रिंग टाइट होता जाएगा, और जितना ये स्प्रिंग टाइट होता जाएगा उतनी ही ये रिस्टोरिंग टॉर्क लगाएगा, वापस अपनी जगह पर आने के लिए टॉर्क लगाएगा। अब दूसरी टॉर्क हमारे प्ले में आ गई। दिस वॉज आवर फर्स्ट टॉर्क। अब दूसरी टॉर्क हमारे प्ले में आ गई जो कि है स्प्रिंग के कारण टॉर्क। ठीक है, ओके। ये स्प्रिंग के कारण टॉर्क कब आएगी? जब उसमें रोटेशन होगी। मैंने ऐसा मान लिया कि जब मेरा कॉइल थीटा एंगल घूम चुका था, तो स्प्रिंग ने इस कॉइल को इतना टाइट कर दिया था कि जितना आगे बढ़ाने के लिए टॉर्क लग रही थी। मेरी बात समझ गए? मतलब जब मेरा कॉइल थीटा एंगल घूम चुका था, तो स्प्रिंग अपने आप को वापस लाने के लिए, उल्टी डायरेक्शन में घुमाने के लिए उतनी ही टॉर्क लगा रही थी जितना ये आगे बढ़ने के लिए लगा रही थी। अब आप खुद जरा इस चीज को समझो कि अगर एक चीज पर मैं आगे बढ़ाने के लिए 5 न्यूटन की फोर्स लगाऊं और पीछे वापस आने के लिए भी 5 न्यूटन की फोर्स कोई दूसरी चीज लगाने लगे, तो क्या ये चीज घूम पाएगी? नहीं घूम पाएगी। सच ए टाइप ऑफ सिचुएशन इज नोन एज इक्विलिब्रियम सिचुएशन। ऐसे की सिचुएशन को हम इक्विलिब्रियम सिचुएशन बोलते हैं। ठीक है, तो मैंने ऐसा मान लिया कि जब मेरा ये कॉइल था, ये फाई एंगल पर घूम चुका था, उस समय की ये जो स्प्रिंग की टॉर्क है, ये बिना साइन थीटा मतलब BINA के बराबर हो चुकी है। ठीक है, ओके। तो हमने ऐसा देखा कि ये जो स्प्रिंग की टॉर्क है,
ये स्प्रिंग की टॉर्क किस पर डिपेंड कर रही है? एंगल ऑफ रोटेशन पर डिपेंड कर रही है। और जितना ज्यादा हम कॉइल को घुमाएंगे उतना ही ज्यादा हमारी ये टॉर्क होगी, ठीक है। अब स्प्रिंग की टॉर्क का जब हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाया तो एक कांस्टेंट लगा, इस कांस्टेंट को हम स्प्रिंग कांस्टेंट ही बोलते हैं, ठीक है। तो स्प्रिंग कांस्टेंट के साथ में फाई क्या हो गया? मल्टीप्लाई हो गया। तो अब आपको ये बात समझ में आ गई कि जब स्प्रिंग के द्वारा इतनी टॉर्क लगाई जाएगी, मतलब जब ये फाई एंगल घूम चुका है, तो आगे बढ़ने के लिए टॉर्क कितनी लग रही है बिना, और पीछे वापस आने के लिए टॉर्क कितनी लग रही है? के फाई, ठीक है। अब अगर स्प्रिंग की के फाई वाली टॉर्क ने उस कॉइल को रोक दिया तो मतलब ये के फाई वाली टॉर्क किसके बराबर है? बिना के बराबर है, मतलब BINA के बराबर है, मतलब हमारे द्वारा लगाई जाने वाली टॉर्क के बराबर है। ओके, तो अब जरा हम इस चीज की कैलकुलेशन कर लेते हैं। When spring torque is equal to applied torque, ठीक है। तो स्प्रिंग की टॉर्क अगर अप्लाइड टॉर्क के बराबर है तो बेटा स्प्रिंग की टॉर्क कितनी निकाली थी हमने अभी? स्प्रिंग की टॉर्क हमने निकाली थी K टाइम्स फाई, किसके बराबर हो जाएगा? BINA के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो अगर K फाई बेटा BINA के बराबर हो जाएगा तो हम यहां पर क्या निकाल सकते हैं? हम यहां पर करंट निकाल सकते हैं। ये करंट बन जाएगा K फाई अपॉन BNA। बहुत अच्छे से इस बात को नोटिफाई कर लो कि ये जो करंट है, हमने इसी करंट को तो मेजर करना था, ठीक है। मेजर ऑफ करंट ही तो हमने करना था और वो कर लिया। लास्ट बात फटाफट मैं बताता हूं, अच्छे से समझ लो। हुआ क्या? ये कॉइल है, हम इस कॉइल को घुमाने के लिए जो टॉर्क लगा रहे हैं वो है BINA, ठीक है जी। ओके, जब ये कॉइल घूमता है, इसका स्प्रिंग टाइट होता है, तो वो उल्टी डायरेक्शन में रिस्टोरिंग टॉर्क लगाता है, ठीक है। वो रिस्टोरिंग टॉर्क उतनी ही ज्यादा होती है जितना ज्यादा एंगल हमारा ये कॉइल घूमता है। तो बेटा मान लो हमारा कॉइल जब फाई एंगल घूमा तो इस स्प्रिंग ने ऑपोजिट डायरेक्शन में उतनी ही टॉर्क लगा दी जितना हम घुमाने के लिए लगा रहे हैं। तो मैंने क्या किया? मैंने स्प्रिंग की फाई एंगल वाली टॉर्क को हमारे द्वारा लगाई जाने वाली टॉर्क के बराबर रख दिया। ये तो हम कर सकते हैं ना। ओके, तो ऐसा करने के बाद हमने यहां से अब करंट को मेजर कर लिया। ये करंट हमारा आ गया K फाई अपॉन BNA। गॉट इट? अब ये एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट इस वजह से है क्योंकि इस एक्सप्रेशन से हम 4-5 चीजें और निकाल सकते हैं, ठीक है। ओके, सबसे पहली चीज हम इस एक्सप्रेशन से निकालते हैं, उससे पहले आप इतना पार्ट जरा नोट कर लो फटाफट। ओके, तो यहां से हमें पता लग गया कि ये जो करंट है ये किसके बराबर है? ये K फाई अपॉन NBA के बराबर है। तो आप जानते हो कि K क्या है? स्प्रिंग रिस्टोरिंग फोर्स, ठीक है, स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट। ये B है मैग्नेटिक फील्ड, ये N है नंबर ऑफ टर्न्स एंड A है एरिया। और ये K B N A इनमें से कोई भी चीज चेंज नहीं हो रही, सिर्फ और सिर्फ कौन सी चीज चेंज हो रही है? फाई, क्योंकि जैसे जैसे वो घूमेगा वैसे वैसे उसका एंगल तो चेंज होगा। तो ये जो चीजें बेटा चेंज नहीं हो रही हैं, हम इन चीजों को अब नाम दे देते हैं कैपिटल G। इस कैपिटल G को हम बोलते हैं गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, ठीक है जी। तो यहां से हमारा एक्सप्रेशन बन जाता है I इज इक्वल टू गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट टाइम्स फाई। प्रॉपरली इस बात को आपने समझ लिया और इस छोटी सी बात को भी याद रखना कि ये गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट की एक्चुअल में कितनी वैल्यू होती है? K अपॉन BNA, ठीक है बेटा, याद रहेगा। ओके, अब ये नई चीज हमने बनाई है अभी अभी, तो इसको डिफाइन तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट को हम इस तरह से डिफाइन कर देते हैं, वी कैन से कि जितना करंट पास होने पर डिफ्लेक्शन, ये फाई एक तरह से डिफ्लेक्शन ही तो है, डिफ्लेक्शन ही तो है, इसको हम एंगल भी बोल सकते हैं। तो बेटा जितना करंट पास होने पर ये डिफ्लेक्शन जो है ये 1 यूनिट बन जाए,
ये 1 यूनिट डिफ्लेक्शन बन जाए। ये जो हमने ये कॉइल जैसे जैसे घूमेगा वैसे वैसे ये सुई भी तो आगे बढ़ेगी, और ये हमारा क्या है, ये हमारा एक तरह से मीटर है जो हमें बताता है कितनी डिफ्लेक्शन हुई है। जितना करंट पास होने पर ये सुई सिर्फ 1 यूनिट ही आगे बढ़े, उस करंट की वैल्यू को हम बोलते हैं गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। इस बात को याद रखना, ठीक है। तो अब इस बात को मैं जरा डिफाइन करके भी लिख देता हूं। कैपिटल G इज डिफाइंड एज द करंट which produces the deflection of 1 unit, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमास क्लोज्ड, ये है कैपिटल G, गॉट इट। अब आगे बढ़ते हैं। ये कैपिटल G प्रॉपरली हमने समझ लिया। अब इस कैपिटल G को समझने के बाद अगली बात हमें करनी है इस मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी के ऊपर, ठीक है। मतलब हमारा ये जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है ये कितना सेंसिटिव है। कोई भी चीज़ सेंसिटिव उतना ही ज़्यादा होती है जितनी छोटी छोटी बातों पर वो खुद को डिफ्लेक्ट करवा के दिखाए, ठीक है। जैसे कुछ लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव माने जाते हैं ना, क्यों सेंसिटिव माने जाते हैं, क्योंकि उनको छोटी छोटी बातें बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हैं, ठीक है ना। तो उसी प्रकार हमारा ये मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर सेंसिटिव कब माना जाएगा, जब आप इसमें बहुत छोटा करंट पास करवाओ, और बेटा बहुत छोटा करंट पास करवाने के बाद भी ये अपनी डिफ्लेक्शन शो कर दे, तो हम बोलेंगे इसकी सेंसिटिविटी क्या है, ज़्यादा है। ओके, तो अब बात करेंगे सेंसिटिविटी के ऊपर। बेसिकली हम मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी ना 2 तरीके से डिस्कस करते हैं। सबसे पहला हमारा डिस्कशन का पॉइंट होता है इसकी करंट सेंसिटिविटी, और दूसरा हमारा डिस्कशन का पॉइंट होता है इसकी वोल्टेज सेंसिटिविटी, ठीक है। तो सेंसिटिविटी, ठीक है, इसकी 2 तरह की सेंसिटिविटी होती है, एक करंट सेंसिटिविटी और एक वोल्टेज सेंसिटिविटी। सबसे पहले करेंगे करंट सेंसिटिविटी, ठीक है। तो अगर पेपर में बेटा आपको सेंसिटिविटी आ जाए, जो कि आ सकती है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर पेपर में सेंसिटिविटी आ जाए तो सबसे पहले 1 लाइन डेफिनेशन इसकी लिखनी है। सेंसिटिविटी इज डिफाइंड एज करंट सेंसिटिविटी इज डिफाइंड एज द डिफ्लेक्शन produced by the coil when a unit current passes through it, ठीक है। जिस लैंग्वेज में मैंने लिखवाया है ना, इसी लैंग्वेज में लिखना, अपनी कहानी मत मारना, ठीक है। तो अभी मैंने आपको क्या बोला, मैंने आपको ये बोला कि जब 1 यूनिट का करंट आप पास करो तो उसकी डिफ्लेक्शन कुछ हो, वो होगी उस मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी। अब मान लिया जाए आपने एक डिवाइस लिया, उस डिवाइस में आपने I करंट पास करवाया और उसकी डिफ्लेक्शन कितनी हो गई, उसकी डिफ्लेक्शन हो गई 5, ठीक है। I करंट पास करवाने पे आपको डिफ्लेक्शन शो हो रही है उस गैल्वेनोमीटर की 5। तो अगर आपसे कोई पूछे 1 यूनिट करंट पास करवाने पर कितनी डिफ्लेक्शन होगी, तो आप क्या बोलोगे, 5/I। तो ये 1 यूनिट करंट पास करवाने पे जितनी डिफ्लेक्शन होगी ना, उसी को ही हम क्या बोलते हैं, सेंसिटिविटी ऑफ अ गैल्वेनोमीटर, ठीक है। याद रखना है इस बात को। तो ये 1 यूनिट करंट पास करवाने पे इतनी डिफ्लेक्शन शो हुई, तो इसी को ही हम क्या बोलेंगे, सेंसिटिविटी ऑफ अ गैल्वेनोमीटर, ठीक है जी। तो अभी मैंने जब गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट को डिफाइन किया था, तो उस गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट के अंदर हमारे पास कैपिटल G की वैल्यू आई थी, और अगर आपको याद हो वो कैपिटल G की वैल्यू बेटा कितनी थी, वो कैपिटल G की वैल्यू थी I/5, और वो था कितना, वो था K/NBA, ठीक है। थोड़ा सा वीडियो को पीछे करके देखोगे आपको यही एक्सप्रेशन मिल जाएगा जो मैंने यहाँ पे लिखा था, ठीक है ना।
तो हमारा जो गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट था वो I/phi था, मतलब वो K/NBA था। तो अभी अभी हमारे पास करंट सेंसिटिविटी कितनी आई है, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट का उल्टा, ठीक है ना। तो गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट का अगर ये उल्टा है, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट का अगर ये उल्टा है तो हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं NBA डिवाइडेड बाय K, ये है हमारी करंट सेंसिटिविटी। समझ गए, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें? ओके, तो करंट सेंसिटिविटी को बेटा याद रखना, यूज बहुत जगह पर हमें इसको करना पड़ता है। तो करंट सेंसिटिविटी किसके बराबर है, NBA/K के बराबर है, NBA/K के बराबर है। ओके, तो अगली बात वोल्टेज सेंसिटिविटी की करते हैं। इसकी डेफिनेशन आपको यही लिखनी है, कोई और डेफिनेशन नहीं लिखनी, क्योंकि ये एकदम फिजिक्स की लैंग्वेज की डेफिनेशन है, ठीक है। वोल्टेज सेंसिटिविटी भी बिल्कुल सिमिलर ही है। उसके अंदर हम क्या करते हैं, ये करंट सेंसिटिविटी के मैंने एक्सप्रेशन को यहीं पे बचा के रख लिया, ठीक है। तो करंट सेंसिटिविटी का एक्सप्रेशन हमारा आया है phi/I विच इज NBA/K, ठीक है। इसको हमने बचा लिया और फिर इसको भी कर दिया इरेज। अब बात करते हैं दूसरी, दैट इज वोल्टेज सेंसिटिविटी। ठीक है, ओके। वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होगी, अगर 1 यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस हम इन टर्मिनल्स के ऊपर लगा देना, मतलब मैं इन टर्मिनल्स के साथ में बेटा ऐसी बैटरी लगा दूं जो कि 1 वोल्ट की हो, तो आप क्या बोलोगे, तो आप बोलोगे जितनी डिफ्लेक्शन अब इस गैल्वेनोमीटर की हुई ना, ये है वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होती है, जब पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू द टर्मिनल्स is applied of 1 volt, then the amount of deflection by the moving coil galvanometer basically denotes voltage sensitivity, ठीक है। तो voltage sensitivity है, it is defined as the deflection of the coil when 1 volt potential difference is applied across the terminals। ओके, जब 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस आप अप्लाई करोगे तो जितनी डिफ्लेक्शन होगी वो होगी वोल्टेज सेंसिटिविटी। ओके, अब मान लिया जाए आपने V वोल्ट की बैटरी लगाई, V वोल्ट की बैटरी लगाकर आपको डिफ्लेक्शन शो हुई 5, ठीक है। तो बेटा 1 वोल्ट की बैटरी लगाकर कितनी शो होगी, 5/V। तो ये जो 1 वोल्ट की बैटरी लगाकर आपको डिफ्लेक्शन शो होगी ना, इसी को ही हम बोलते हैं वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या हो गया, 5/V। अब बात आ गई नोट करने वाली, हम जानते हैं बेटा वोल्टेज किसके बराबर होता है, I/R। ओम्स ने बताया था ना V = I/R। ओके, तो 5/I तो हम जानते हैं ये क्या होता है, NBA/K। तो हमारी वोल्टेज सेंसिटिविटी कितनी आ गई, NBA/K, साथ में आ गया R। समझ गए, तो NBA/K साथ में आ गया R। तो अभी अभी आपने क्या नोटिस किया कि ये वोल्टेज सेंसिटिविटी और करंट सेंसिटिविटी में बहुत सारी चीजें सेम है। मतलब ये हिस्सा जो था ये वोल्टेज सेंसिटिविटी में भी आ गया, तो मैं बड़े आराम से क्या लिख सकता हूं कि वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या है, करंट सेंसिटिविटी डिवाइडेड बाय R, ठीक है। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होती है, करंट सेंसिटिविटी डिवाइडेड बाय R। ओके, एक और बात जरा कर लेते हैं। अब एक चीज देखो, ये जो गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट है एंड ये जो वोल्टेज सेंसिटिविटी है, ये आपस में रेसिप्रोकल नहीं है। तो मैं एक बात और भी लिख सकता था कि ये जो करंट सेंसिटिविटी है इट इज इनवर्स ऑफ गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, ठीक है। तो यहां पर भी मैं ये बात लिख सकता हूं, कैसे लिख सकता हूं कि K/NBA, NBA/K तो यहां पर भी है,
ठीक है जी। तो अगर मैं लिखना चाहूं NBA अपॉन K एक तरह से 1 अपॉन G है, तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं 1 अपॉन G इंटू R। जरा ध्यान से देखना, पता लगेगा आपको, ठीक है। तो इसी के ही साथ में मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर खत्म हुआ। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आपको आता है तो उस डायरेक्ट क्वेश्चन में बेटा सबसे पहले प्रिंसिपल लिखना होता है, उसके बाद आपको इसका डायग्राम वगैरह बनाना होता है, उसके बाद आपको इसकी वर्किंग लिखनी होती है। वर्किंग मैंने बेसिकली आपको एक्सप्लेन कर दी हुई है। तो अगर मैंने वर्किंग आपको एक्सप्लेन कर दी, आपके मन में ये होगा सर उसको हम कैसे लिखेंगे, कैसे मतलब फिजिक्स की लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे। ये ऑलरेडी मैंने पैराग्राफ नीचे लिखा हुआ है। ये 3 पॉइंट्स अगर आप वर्किंग के अंदर लिख दोगे तो आपको कुछ और लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये एकदम एक्यूरेट पॉइंट्स हैं, ठीक है, एकदम फिजिक्स की लैंग्वेज में। ओके, इसके बाद चौथी बात ये है, आपको कैलकुलेशंस करनी होती हैं। प्रिंसिपल, डायग्राम, वर्किंग के बाद चौथी बात क्या है, कैलकुलेशंस। ये कैलकुलेशंस मैंने यहाँ पे की हैं, आप इसी प्रकार ही कैलकुलेशंस कर सकते हो। कैलकुलेशंस करने के बाद लास्ट स्टेप आपका होगा सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर को डिस्कस करना। आप दोनों बातें लिखोगे, करंट सेंसिटिविटी भी और वोल्टेज सेंसिटिविटी भी। सेंसिटिविटी बेसिकली होती क्या है, इसको नहीं आपको भूलना। सेंसिटिविटी होती है छोटा सा करंट या छोटी सी वोल्टेज पास करने पर भी कितनी उसकी डिफ्लेक्शन हो। ओके, दिस इज ऑल फॉर टुडे। आज के लेक्चर को ढंग से सुनो, एक एक बात आपको पता लगेगी। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा है और कितने सालों से इस पर क्वेश्चंस बनते ही आ रहे हैं। दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।